हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंगस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है पॉवर्टी, उसके एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पहले के जितने भी चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी एमसीक्यूज पब्लिश कर चुकी हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का हम लोग का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है, सारे एमसीक्यूज मैंने अपलोड कर दिया। अब बेसिकली जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी इंग्लिश है वो बहुत जल्दी, आप मैंने बताया था जैसे कि इस वीक तक आपको सारे सिलेबस के जो जितने भी आप सब्जेक्ट है सभी के एमसीक्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बस अब आप लोगों को बिल्कुल रेडी हो जाना है, तैयार हो जाना है, क्योंकि सितंबर बीतने वाला है। अब आपके पास हार्डली 1 या 1.5 महीने का टाइम है, तो अब जो है रिवीजन बहुत जल्दी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम जो बहुत ज्यादा बीत चुका है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी चैप्टर की। तो सबसे पहले देखो पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि पॉवर्टी इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन इज, कि गरीबी एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या पर्सन गरीब रहता है, क्या उसके पास प्रॉपर इनकम नहीं होती है, इनएबिलिटी टू फुलफिल वे बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसमें इंसान जो है अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, फूड, क्लोथ, शेल्टर, इन सब चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता, या इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर है सी, कि इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट। जब कोई इंसान अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाता तो हम उसे क्या बोलते हैं, गरीबी। ठीक है, पुअर जो है वो इंसान है, गरीब है, लेकिन पॉवर्टी क्या उसकी सिचुएशन है, उसकी कंडीशन है कि जिसमें पर्सन ये सारी जो बेसिक चीजें होती है उसको पूरा वो नहीं कर पाता। कह रहा है आपको, फिर देखा आपने कि दो तरह के थे, अर्बन पुअर और रूरल पुअर। अर्बन शहरी हो गए, रूरल गांव के हो गए। तो यहाँ पूछा है जो अर्बन पुअर है उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, क्या उसमें स्ट्रीट कॉबलर आपने देखा होगा आसपास, रोड साइड वेंडर्स, पुश कार्ट वेंडर्स, ये ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस शहरों के अंदर ये सारे लोग जो है गरीबी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि लैंडलेस लेबर इज एन एग्जांपल ऑफ, लैंडलेस लेबर यानी कि जो ऐसे लेबर जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की खेती बेसिकली काम करते हैं, वो क्या है एग्जाम्पल, क्या वो अर्बन पुअर के अंदर आते हैं, क्या वो रूरल पुअर के अंदर आते हैं, क्या वो दोनों है, ये नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सी का, कि ये जो है रूरल यानी कि गांव के अंदर ऐसे गरीब आते। तो याद रखना, अर्बन शहर, रूरल गांव की बात हो रही है। कह रहा है पीपल हु ऑलवेज बिलो पॉवर्टी लाइन, एक ऐसा इंसान जो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है, आर टर्म्ड एज, उनको हम किस टर्म से बेसिकली डिनोट करते हैं, क्या उसको हम बोलते हैं कि भैया वो क्या है कि क्रॉनिक पुअर है, क्रॉनिक बोलो तो हमेशा ही गरीब रहे। सीजनल पुअर कि कभी वो गरीबी में आ जाता है, कभी वो नहीं आता, इन एंड आउट की सिचुएशन उसकी होती है। सी है ऑलवेज पुअर, हमेशा ही गरीब रहता है। एंड नेक्स्ट है डी, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो फोर्थ का आंसर है वो है सी, ऑलवेज पुअर। इसका जो आंसर है वो है ऑलवेज पुअर, सी। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मोर देन डैश ऑफ द वर्ड्स पुअर पीपल लिव इन इंडिया, यानी कि पूरे विश्व के कितने परसेंट जो गरीब लोग हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं, क्या हाफ, 1/3, 1/4 और 1/5। जब आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी या आपने कोई भी रेफरेंस बुक, संदीप करे कोई बुक लगा रखा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि पूरे विश्व का जो 1/5 पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहते, इंडिया में गरीब रहते हैं। ऐसा नहीं है दूसरे देश में भी गरीब है, पर इंडिया के अंदर जो गरीबी है वो आगे पढ़ेंगे बिल्कुल अलग टाइप की गरीबी है, और इतनी ज्यादा जो गरीबी पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर रहती है। कह रहे व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011 और 12। आपको पता है हमारे देश में सेंसेक्स होते हैं, जनगणना होती है, 10-10 सालों में होती है। अभी पिछले जनगणना जो हुई थी 2011 और 12 में हुई थी, तो कायदे से इस साल होनी चाहिए। अब देखते हैं कोविड के कारण अभी तक शायद हुई नहीं है। तो जो भी आपको फिगर्स अभी पूछे जाएंगे क्वेश्चन में वो 11 और 12 के डेटा के बेस पे पूछेंगे, और इस साल जो भी सेंसस होगा तो वो जो होंगे क्वेश्चन नेक्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके बेसिकली जो मेन जो आपसे डेटा पूछे जाएंगे वो 11 और 12 के सेंसस हुए थे, जनगणना होती उनके बेसिस पे पूछे जाएंगे। तो आपको उसी फिगर को याद करना है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, कि 2011 और 12 में कितने परसेंट लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, बीपीएल के अंदर आते थे। तो इसका आंसर है सी, 22% लोग। ये आपकी बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉवर्टी डिटर्मिनेशन मेजर, इसमें से कौन सा जो पॉवर्टी मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। हेड काउंट रेशियो, ये भी आपको बुक में दे रखा है। सेन इंडेक्स, ये भी आपको बुक में दे रखा है। पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ये भी आपको बुक में। तो 7th का जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी चीजों को यूज किया जाता है पॉवर्टी मेजर करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी, कौन जो लोग रेगुलरली मूव करते रहते, कभी गरीबी में आ जाते हैं कभी निकल जाते हैं, तो उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा चर्निंग पुअर, जो बेसिकली कभी आ जाता है कभी मीन की इन एंड आउट मूव होते रहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन 11-12 विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया। पूरे इंडिया में तो हमें पता है पूरे विश्व का 1/5 जो गरीब है वो इंडिया के अंदर रहता है, लेकिन इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, पिछड़े हुए। कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जहाँ पे काफी डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 11-12 के जनगणना के हिसाब से कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी अभी भी देखने को मिलती है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल। तो बच्चों को बेसिकली उड़ीसा और बिहार में कंफ्यूजन होता है, इसका आंसर ए उड़ीसा है। उड़ीसा जो है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट है उसके बाद कि SJSRY स्टैंड फॉर, ये जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा चलाए गए गरीबी को दूर करने के लिए, सारे प्रोग्राम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है कि हर एक प्रोग्राम के अंदर क्या बोला जा रहा है, कब इसको लॉन्च किया गया, हर एक चीज क्या अपनी यूनिकनेस है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में आने की चांसेस है। तो यहाँ पे कह रहा है SJSRY है, वो क्या स्टैंड करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी जीवन सुधार राष्ट्रीय योजना, संपूर्ण जीवन शहरी रोजगार योजना, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है उसका फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लियर फूड फॉर प्रोग्राम वॉज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू, पहले जो फूड फॉर प्रोग्राम जो था बाद में कन्वर्ट करके एक दूसरे जो प्रोग्राम था उसके अंदर मिला दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, वो कौन सा था? क्या इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर मिला दिया गया था? क्या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के अंदर मिला गया था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर था? या मिनिमम नीड ऑफ प्रोग्राम? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर ही जो पहले जो था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, वो इसी के अंदर बाद में इसको मिला दिया गया था और ये काफी सक्सेस हुआ था। ये काफी एक मतलब कांग्रेस की एक अच्छी पॉलिसी में इसको काउंट किया जाता है। कह रहा है कि MPCE स्टैंड फॉर्म, कि MPCE का फुल फॉर्म क्या है? मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मिनिमम पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम पर कैपिटल चाहिए, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट लिविंग, जेल कॉस्ट लिविंग जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, मेन जो है उसको देखिएगा, ठीक है। दादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज एज ऑलवेज पुअर, कह रहा है इसमें से किसको हम कैटेगराइज करते हैं जो हमेशा ही गरीब रहता है? तो 14th का आंसर है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक मतलब जो हमेशा ही गरीब रहे, पुराने काल से बहुत टाइम से वो गरीबी में ही जी रहा है। क्रॉनिक मतलब वैसे ही आपको पता है हिंदी में बोलते हैं दीर्घकाल, लंबे टाइम से जो, तो क्रॉनिक। नेक्स्ट है आंसर इसका कि विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे देश में जितने भी डेटा जो कलेक्शन का काम है वो पर्टिकुलर एक एजेंसी करती है, उस एजेंसी का नाम क्या? क्या NSSO है, क्या SJSRY है, क्या मनरेगा है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है NSSO। यही जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या, जितने भी सरकारी डेटा होती है वो यही कलेक्ट करके देता है। कह रहा है कि वाई पुअर पीपल हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, आपने देखा हो गरीब लोगों के पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत कम अवसर मिलते हैं उनको आगे बढ़ने का। तो आखिर क्या रीजन है, क्यों उनको इतने कम अपॉर्चुनिटी मिलती है? क्या वो रूरल एरियाज में रहते हैं, क्या वो गांव में रहते हैं इसीलिए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती? क्या उनके पास पैसों की कमी है इसीलिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग आपने देखा होगा जिनके पास पैसे नहीं होते, गाँव के अंदर भी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो काफी डेवलप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल, कि उनके पास जो पढ़ाई और जो स्किल का अभाव है जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, आज के टाइम में आगे बढ़ने के लिए ना तो आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास ब्रेन है, दिमाग है, स्किल है, टैलेंट है, तो आप अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हो। और आज के टाइम में इंटरनेट आने के कारण, या पहले के टाइम में भी था कि ऐसे नहीं गांव में रहते तो आपके पास फैसिलिटी नहीं, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन जरूरी आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल टैलेंट होना चाहिए जिसके हिसाब से आप अपने आप को डेवलप कर सको। तो यहाँ पे प्रॉपर आंसर क्या है कि लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी और स्किल के कारण वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। कह रहा है कि इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी
लाइन के बारे में पहला किसने डिस्कस किया? इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले ही उन्होंने इस चीज को उठाया था। दादा भाई नौरोजी, वी आर वी राव, आर.सी. देसाई, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखना जब भी अगर इनसे रिलेटेड आए आपकी बुक में, इन मतलब पॉवर्टी में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में पॉवर्टी लाइन कंसेप्ट को डिस्कस किया था। कह रहा था गवर्नमेंट्स अप्रोच पॉवर्टी रिडक्शन वाज अ डैश डायमेंशन, कि गवर्नमेंट अप्रोच पॉवर्टी रिडक्शन के कितने डायमेंशन है, क्या 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 है या 4 है? तो हम 3 कहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसमें 3 भागों में बांटा है। ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसमें डेवलपमेंट पे सरकार ने ध्यान दिया है, दूसरा पॉवर्टी को दूर करने के लिए, तीसरा जो प्रोवाइड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ताकि लोगों को जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो सबसे पहले उनको मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो गरीबी से ऊपर उठ सके। तो इसका क्या आंसर होगा? 3 डायमेंशन। ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी करने के बाद बनाया गया है, इसीलिए आप लोग चैप्टर को जब 3-4 बार रीड करेंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी नहीं मिल रहा होगा अगर आपने ऊपर ऊपर से 1 या 2 बार चैप्टर रीड किया होगा। लेकिन अब जब आपको सारे आंसर मैं बता रही हूँ और अब आप बुक दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए मेन एम क्या होता है कि अपने चैप्टर तो 3-4 बार पढ़ लिया, आपको लगता है आपने प्रिपेयर भी पढ़ लिया, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि हमने कितने अच्छे से डीप मिली चैप्टर को रीड किया है। जो आंसर आपको नहीं मिले फिर से चैप्टर को रीड कीजिए और वहां पे ढूंढिए, सारे क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है विच इज नॉट बिलोंग टू द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इसमें से कौन सा ऐसा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या नेशनल स्टॉक असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसका आंसर है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि इन अगस्त 2005 द पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट टू प्रोवाइड गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट to every rural household whose adult volunteer is to do the unskilled manual work for a minimum 100 days in a year. This act is known as, ये चैप्टर जब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने बहुत बार बोला और आप लोगों को ही बोल रही हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस पे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, जिसमें क्या जितने भी गांव के अंदर जो अनस्किल्ड लेबर थे उनको 100 दिन की जो रोजगार गारंटी दी गई थी कि अगर किसी पर्सन को काम नहीं मिलता तो अपने आपको गांव के अंदर क्या करना है, रजिस्टर्ड कराना है और सरकार के द्वारा आपको 100 डेज की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर सरकार जॉब आपको नहीं प्रोवाइड कर पाती 100 डेज तो आपको अनएम्प्लॉयड अलाउंस दिया जाएगा। ये कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया था प्रोग्राम था, काफी सक्सेस हुआ था। इसे सक्सेस देखते हुए और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपेंड किया गया था। तो ये जो प्रोग्राम है वो कौन से नाम से जाना जाता है? क्या वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के एक्ट से नाम जाना जाता है, क्या मिनिमम वेजेस एक्ट के नाम से, क्या मिनिमम वेजेस गारंटी एक्ट के, या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म करोगे तो मनरेगा बनता है और ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम सरकार की मानी जाती है। कह रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ प्रिवेल्ड इन, देखो आपको पता है गरीबी को 2 तरह की होती है, कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है कि रिलेटिव पॉवर्टी होती है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जब इंसान सच में अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता, जिसमें फूड क्लोथ शेल्टर हो गया, तो हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। रिलेटिव में क्या होता है कि बंदा जो है अपनी बेसिक चीजें तो पूरी कर लेता है, बट व्हेन वी कंपेयर टू द अनदर पर्सन अनदर कंट्री तब वो गरीब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम और सोहन 2 पर्सन है, ठीक है, राम 30,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 रुपए कमा रहा है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पा रहा है। बट राम का जो फ्रेंड सोहन है भैया वो 50,000 रुपए कमा रहा है। बट सोहन और रोहन को जब हम कंपेयर करेंगे, ध्यान रखना, तो अब जो है 30,000 कमाने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, जब उसे 50,000 वाले से हमने कंपेरिजन किया। समझ में आए? और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है वो सिचुएशन सच में होती है, किसी से कंपेरिजन में नहीं, वो रियल में अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उसे नहीं पूरी कर पाता तो हम उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। रिलेटिव में बंदा पूरी तो कर पाता अपनी, बट हम किसी उससे अमीर बंदे से कंपेरिजन करते हैं जो उससे ज्यादा कमा रहा है तो उसकी तुलना में वो गरीब है। सच में गरीब नहीं है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, बट कंपैरिजन टू अनदर पर्सन जो उससे अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, उससे ज्यादा सैलरी है, उससे ज्यादा उसकी अच्छी कंडीशन है, तो उसकी तुलना में वो गरीब हुआ था। ध्यान रखना जब भी रिलेटिव की बात करते, कंपैरिजन की बात करते, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो कह रहा है जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो किस देशों में पाई जाती है? क्या वो कम्युनिस्ट कंट्री में, क्या वो डेवलपिंग कंट्री में, क्या वो सोशलिस्ट कंट्री में, क्या वो डेवलप्ड कंट्री में? तो हमारे जैसे देश को आपको पता है कि कौन सी कंट्री कहा था, डेवलपिंग कंट्री। हमारे इंडिया में जो ज्यादातर एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको देखने को मिलती है, वैसे दोनों ही टाइप की मिलती है, कंपैरिजन में भी मिलती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डेवलपिंग कंट्रीज है 22वें का, वो बिल्कुल सही है कि डेवलपिंग कंट्री में इस तरह की आपको दिखेगी।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट सच में गरीब, रिलेटिव कंपैरिजन में गरीब। तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है वो किस देश में आपको देखने को मिलती है, तो इसका आंसर हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमने देखा कि सोसाइटी दो भागों में बेसिकली क्या होती है, कैटेगराइज होती है, एक अमीर वर्ग होता है, दूसरा गरीब वर्ग होता है। तो उसकी यानी जो गरीब होता है उसकी भी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, वो भी एक मिनिमम जरूरतें होती है उसको फुलफिल कर रहा होता है, बट कंपेरिजन हम करते हैं तो वो गरीब आपको दिखता है। तो 23 का आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट है कि एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन रूरल इकोनॉमिक एज एट पर डे कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज। ध्यान रखना है इसको, हमारे देश में कैलोरीज को बेस मान के हमने पता लगाया कि भैया ये जो गरीब है वो कितनी मतलब रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में कितनी कैलोरी पर डे कंजम्पशन करेंगे, तो उसको हम गरीब मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो कह रहा है कि पॉवर्टी इन रूरल इकोनॉमिक्स, याद रखें रूरल एरियाज की बात हो रही है, पर डे कंजम्पशन कितना लिया गया है, लेस देन। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे की कौन सी बात हो रही है, रूरल मतलब गांव के अंदर। जब गांव की बात होती है तो वहां पे लेस देन 2400 कैलोरी है। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते, ध्यान रखना। मैं आपको नीचे वाला भी क्वेश्चन को ले लेती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हमने रूरल यानी कि गांव की बात की थी, नीचे सेम क्वेश्चन हमने इसको अर्बन एरिया बना दिया कि कंजम्पशन पर डे कैलोरी जो शहरों के अंदर है वो कितनी है, 25वें का आंसर बी है, लेस देन 2100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया गांव में 2400 कैलोरीज है पर डे मिनिमम कंजम्पशन और शहरों में मात्र 2100 है। तो मैं आपको बताऊं, देखो जो गांव के लोग होते हैं ज्यादातर वो फिजिकल टास्क करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, इस तरह के जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, मैनुअल काम करते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत होती है, तो उनको कैलोरीज भी ज्यादा चाहिए। शहरों में जो लोग होते हैं ज्यादातर वो मेंटल टास्क करते हैं, बैठ के चेयर पे अकाउंटेंट काम करे या कुछ भी टीचिंग काम करे। मतलब गांव के अंदर ज्यादा फिजिकल काम की जरूरत होती है, ज्यादा शारीरिक काम करते हैं, तो ज्यादा फिजिकल काम करने वाले को ज्यादा कैलोरीज चाहिए, और जब मेंटली टास्क करते हैं तो हमको क्या होता है, कैलोरीज थोड़ी कम चाहिए। तो इसीलिए गांव में जो कैलोरी पर डे कंजम्पशन है वो 2400 कैलोरीज के अंदर आते हैं, और शहरों के अंदर है जो 2100 के अंदर आते हैं। ये चीज आपको, तो 22वें का जो आंसर है, सॉरी 24th का जो आंसर है वो सी है, 25th का जो आंसर है वो बी है। तो याद रखना कि क्यों ऐसा है, क्योंकि बच्चों को लगता है ये शहर है तो ज्यादा कंजम्पशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। काम पे डिपेंड करता है आप किस तरह के काम करते हो, उस हिसाब से कैलोरीज आपकी जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही नहीं है गरीबी के मेन कारण। एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये तो बहुत बड़ा रीजन है, एग्रीकल्चर पे इतने ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी डिपेंडेंट है, गरीबी का ये बहुत बड़ा रीजन है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो सबसे बड़ा रीजन है, किसी भी चीज की जो प्रॉब्लम आती है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, सभी का जो रूट्स है वो तो राइज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। वाइड प्रिविलेज ऑफ इलिटरेसी, इलिटरेसी जो है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छी एजुकेशन नहीं लोगे, तो गरीबी रहेगी। नेक्स्ट कहते हैं रिडक्शन इन इनकम डिस्पैरिटी, ये जो इनकम की असमानता कम हुई है, तो ये इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, तो ये जो डी है वो इसका रीजन नहीं है। बाकी जो तीनों है वो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है। नेक्स्ट कह रहा है कि कट ऑफ पॉइंट इन टर्म ऑफ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइडिंग पीपल एज पुअर एंड नॉन पुअर इंडिकेट द नंबर ऑफ दोज हु आर। एक हमने देखा था ना, एक लाइन बीच में से कट जाते हैं, उसके ऊपर जो होते हैं उसको एपीएल कहते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, जिससे नीचे होते हैं उसको बीपीएल कहते हैं। तो वो क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन, बोथ ए बी एंड सी। तो इसका 27 का आंसर है सी, इनको हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, कट ऑफ पॉइंट ठीक है ना, डिवाइडिंग पीपल, एक लाइन के द्वारा पीपल को डिवाइड किया जाता है एज अ पुअर एंड नॉन पुअर, इंडिकेट द नंबर ऑफ दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, पता लगाने के लिए ऐसा नंबर कट ऑफ किया जाता है। कह रहे हैं इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर विद द रेफरेंस। हम जो इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं वो किसके, क्या पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, पर कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा आंसर है पॉवर्टी लाइन के हिसाब से। एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी हम बताते हैं वो इसी पॉवर्टी लाइन के हिसाब से ही हम बताते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, हमारे देश में गरीबी का मेन कारण क्या है। लो रेट ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही, हमारी ग्रोथ जो रेट है वो बहुत कम है। इन्फ्लेशन, महंगाई, दूसरा रीजन ठीक है। कैपिटल का कम होना, या ऑल ऑफ द दीज। इसका आंसर होगा सारे ही रीजन जो है वो इंडिया की गरीबी के कारण है। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉवर्टी कंटिन्यू टू परसिस्ट इन इंडिया। देखो गरीबी के कारण तो हमने बता दिया, लेकिन देखिए इतने सालों से, आजादी के बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अब तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए,
हर एक प्राइम मिनिस्टर ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि भाई हम गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, पर सबने केवल अपनी गरीबी दूर करी, देश या जनता की गरीबी को दूर करने में कोई भी सक्सेस नहीं हो पाए। तो आखिर क्या रीजन है कि अभी भी इंडिया में इतने ज्यादा गरीब लोग पूरे वर्ल्ड के रहते हैं? राइजिंग प्राइस, राइजिंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, या सारे ही रीजन? तो इसका आंसर होगा सारे ही रीजन है जिसके कारण भारत आज भी जो है इतनी ज्यादा गरीबी में जी रहा है। नेक्स्ट क्या है? द पीपल हु नेवर मूव अबव द पॉवर्टी लाइन। एक ऐसा पर्सन जो कभी भी पॉवर्टी जो लाइन है उससे ऊपर ही नहीं जा पाया, कि उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक पुअर, नॉन पुअर, ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा क्रॉनिक, यानी कि जो हमेशा ही गरीब रहा है, जो कभी उससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाया। वैसे भी क्रॉनिक मतलब दीर्घकाल, लंबे समय तो होता है। यहाँ पे कह रहा है कभी भी जो जा ही नहीं पाया है तो वो पॉवर्टी लाइन, उसे हम क्रॉनिक पुअर कहते हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉवर्टी देखा था, क्रॉनिक, सीजनल, चर्निंग। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कॉजेस पता होना चाहिए क्या क्या, कि मेन उसके एक्सप्लेनेशन ना भी पढ़ो तो मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए वो सारे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ प्रोग्राम जैसे मैंने बताया मनरेगा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर तो बहुत बार हर बार मेरे लिए क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो फिगर्स होते हैं, जो डेटाज होते हैं, हम उसको नहीं मतलब ध्यान देते। आपको इस सारी चीजों को ध्यान देना। देखा पूरा जो पॉवर्टी चैप्टर है मैंने हर एक चीज, छोटे से बड़े हर चीज को कवर किया है। तो 2 से 3 बार चैप्टर को रीड करेंगे और ये एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आई होप कि पॉवर्टी में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो अगर आपके एग्जाम में होंगे पॉवर्टी से रिलेटेड, एग्जाम के बाद चाहे तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ जाएंगे। बट मैं ये आपको कभी भी सजा नहीं दूंगी, सलाह नहीं दूंगी कि केवल आप सब को लर्न कर लीजिए, से एमसीक्यूज लर्न कर लीजिए, क्योंकि लर्न करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन चैप्टर रीड करेंगे, समझेंगे तो आपको लाइफ टाइम तक हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।